इस वीडियो में हम जानते हैं राइटर माइकल ओंडाटजी के बारे में। माइकल ओंडाटजी का पूरा नाम है फिलिप माइकल ओंडाटजी। हम उनकी लाइफ को डिस्कस करेंगे, उनके वर्क्स को, कौन सी थीम्स उन्होंने एम्प्लॉय की हैं अपनी राइटिंग में और उनका राइटिंग स्टाइल क्या है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द अर्ली लाइफ ऑफ माइकल ओंडाटजी। माइकल ओंडाटजी जो हैं ये एक बहुत ही मशहूर कैनेडियन श्रीलंकन राइटर हैं, ऑथर हैं। ये सितंबर 12, 1943 में कोलंबो में पैदा हुए, जो कि अभी कोलंबो श्रीलंका में है। पहले इसको ब्रिटिश टाइम में सिलोन कहते थे, ये एक आइलैंड है। उनका पूरा नाम फिलिप माइकल ओंडाटजी है। इनकी बर्थ एक प्रोमिनेंट बर्गर फैमिली में हुई है। बर्गर मीन्स रेजिडेंट ऑफ और इनहेबिटेंट ऑफ और टैक्स पेयर ऑफ, रहने वाले, जो कि एक डच और सिन्हाली की कॉम्बिनेशन है और तमिल डिसेंट है उनका, तमिल फ्रॉम तमिलनाडु, और सिन्हाली श्रीलंका की जो जबान है उसको या कल्चर है उसको सिन्हाला कहते हैं। तो उससे डच कैनेडियन इनके वालिद थे और सिन्हाला इनकी वालदा थी। इन्होंने अपनी पहली जिंदगी के जो शुरू के अयाम हैं वो श्रीलंका में गुजारे हैं और बाद में ये 1954 में इंग्लैंड चले गए। सो 1943 में पैदा हुए हैं और 1954 में इंग्लैंड चले गए। ओंडाटजी 1962 में कनाडा माइग्रेट कर गए और इवेंचुअली वो कैनेडियन सिटीजन भी बन गए। उन्होंने वहां पे यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो भी अटेंड की है और वहां से उन्होंने बैचलर्स की डिग्री 1965 में ली है। इनकी एकेडमिक्स को अगर देखें तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो है, इन्होंने अंडर ग्रेजुएट स्टडी कंप्लीट करने के बाद ओंडाटजी फर्दर एजुकेशन के लिए इंग्लैंड गए हैं और उन्होंने क्वींस यूनिवर्सिटी इन किंगस्टन, ओंटारियो, वहां से एमए इन इंग्लिश लिटरेचर की डिग्री ली है। और इनका जो टीचिंग करियर है, डिफरेंट किस्म की इन्होंने टीचिंग पोजीशंस को होल्ड किया है, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ओंटारियो और ग्लेंडन कॉलेज जो है, जिसमें यॉर्क यूनिवर्सिटी और टोरंटो भी शामिल हैं। ओंडाटजी को बहुत से अवार्ड्स और ऑनर्स भी मिले हैं उनकी राइटिंग की वजह से, जिसमें उन्होंने बुकर प्राइज फॉर फिक्शन 1992 में जीता है फॉर द इंग्लिश पेशेंट। ये उनका एक लिटरेरी वर्क है जिसमें उन्होंने बुकर प्राइज लिया है। अगेन गवर्नर जनरल्स अवार्ड फॉर फिक्शन 1987 में इन्होंने इन द स्किन ऑफ अ लायन, इनका एक नॉवल है, उससे लिया है। गिलर प्राइज फॉर फिक्शन 2000 इनको अनील्स घोस्ट, इनका एक और लिटरेरी वर्क है जिसकी वजह से इनको मिला है। और गोल्डन बुकर प्राइज 2018 इनको द इंग्लिश पेशेंट, इनको दोबारा सेलिब्रेट किया गया है बुकर प्राइज में। 50th एनिवर्सरी जो बुकर प्राइज की हुई है, तो इनका जो द इंग्लिश पेशेंट 1992 में उसमें ये बुकर प्राइज ले चुके थे, तो गोल्डन बुकर प्राइज इनको 2018 में दोबारा मिला है। नाउ लेट्स डिस्कस द थीम्स एम्प्लॉयड बाय द माइकल ओंडाटजी। इन्होंने डिफरेंट किस्म की थीम्स जिनमें आइडेंटिटी, कल्चरल डिस्प्लेसमेंट और इम्पैक्ट ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑन इंडिविजुअल्स एक्सप्लोर की हैं। इनका लिटरेचर में जो कंट्रीब्यूशन है फॉर जनरेशंस एक इन्फ्लुएंशियल ऑथर के तौर पे लिया जाता है। तो पहली थीम जो इन्होंने एम्प्लॉय की है वो है आइडेंटिटी एंड कल्चरल हाइब्रिडिटी। हाइब्रिडिटी मीन मिक्सिंग ऑफ कल्चर्स। सो ओंडाटजी ने कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ आइडेंटिटी स्पेशली क्रॉस कल्चरल कॉन्टेक्स्ट्स में और कल्चरल हाइब्रिडिटी के पर्सपेक्टिव में और उसके कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लोर किए हैं। क्योंकि ये खुद भी एक मिक्स्ड फैमिली से ताल्लुक रखते थे जो कि डच और सिन्हालीस थी, तो इनके जो काम हैं उनमें भी जो कैरेक्टर्स हैं वो नेविगेट करते हैं अपनी आइडेंटिटीज को, जिसमें डाइवर्स किस्म के कल्चरल लैंडस्केप्स हमें देखने को मिलते हैं। एक और थीम है वो है वॉर एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। वर्ल्ड वॉर 2 लड़ी गई है 1939 टू 1945। सो माइकल ओंडाटजी के बहुत से जो नॉवेल्स हैं वो भी जंग के बैकड्रॉप में, पर्टिकुलरली वर्ल्ड वॉर 2 के बैकड्रॉप में सेट किए गए हैं और ये एक्सप्लोर करते हैं, दे डेल्व इनटू द साइकोलॉजिकल और इमोशनल आफ्टरमैथ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। जंग के बाद जो लोगों के ज़हनी और जो लोगों के रूहानी और जो लोगों के जज्बात के मसाइल थे उनको एक्सप्लोर किया है इन्होंने, इंडिविजुअल्स का भी और कम्युनिटीज का भी, कि किस तरह जंग से वो ट्रॉमेटाइज हुए हैं, उनको दुख हुआ है, सदमा हुआ है, तबाहकारियां जो जंग की हैं और जंग के तमाम ट्रामास को उन्होंने दिखाया है। लव एंड रिलेशनशिप, तो इनकी जो थीम्स ऑफ लव है और जो एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है इनका ओंडाटजी का, वो उसके अंदर डिफरेंट किस्म के नैरेटिव्स जो है वो बुने गए हैं, उनको वोवन किया गया है। और उनकी जो एक्सप्लोरेशन है ह्यूमन कनेक्शन की, वो इन्वॉल्व करती है एक अनकन्वेंशनल और एक इंट्रिकेट रिलेशनशिप, बहुत ही पेचीदा और बहुत ही रूटीन से हट के ताल्लुकात को उन्होंने दिखाया है। अनकन्वेंशनल मीन्स अनयूजुअल, स्ट्रेंज, एक एक्सेप्शनल, और हम कहते हैं कि बिल्कुल ओरिजिनल किस्म की इन्होंने पेंटिंग की है
लव एंड रिलेशनशिप के थीम की। और अगेन उसका जो पर्सपेक्टिव है वो हिस्टोरिकल और कल्चरल इवेंट्स से इंड्यूस्ड है, यानी कि उसके बैकड्रॉप में डिफरेंट किस्म के हिस्टोरिकल इवेंट्स और कल्चरल इवेंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, जिस तरह उन्होंने रिलेशनशिप्स को पेंट किया। नेक्स्ट, मेमोरी एंड नैरेटिव कंस्ट्रक्शन। सो ओंडाटजी जो है इनका फ्रेगमेंटेड नैरेटिव है, टुकड़ों में है, कनेक्टेड नहीं है, डिसजॉइंटेड और स्प्लिट किस्म का है। और इनकी जो स्टोरी टेलिंग है वो भी नॉन लीनियर है, क्योंकि वो ज्यादातर मेमोरी पे बिलीव करती है, तो जो याददाश्त है वो टूटे फूटे और आगे पीछे चीजें पोजीशन है, लेकिन वो एक बहुत ही अपने आप में एक अलग सा एक अंदाज है इनका जो नॉन लीनियर है। और इनके कैरेक्टर्स जो हैं वो भी अनरिलायबिलिटी ऑफ मेमोरी और एक सब्जेक्टिव नेचर ऑफ स्टोरी टेलिंग है, कि जो भी ये स्टोरी पढ़ेगा, चूंकि वो अनरिलायबिलिटी ऑफ मेमोरी के ऊपर है, तो हर बंदा उनकी स्टोरी से अपने हिसाब से मीनिंग अखज़ कर सकता है। सो एक सब्जेक्टिव किस्म की नेचर है इसकी। इमिग्रेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। सो ये खुद भी एक इमिग्रेंट थे, तो ओंडाटजी के जो वर्क्स हैं उनके अंदर कैरेक्टर्स के एक्सपीरियंसेस दिखाए गए हैं कि वो क्रॉस बॉर्डर जो उनकी मूवमेंट है और जो उसमें डिस्प्लेसमेंट है और जो इमिग्रेशन है वो हमें नजर आती है। और जो थीम्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट हैं, एक सर्च ऑफ बिलोंगिंग में है इनके कैरेक्टर्स, और एक रेकरिंग मोटिव है और रेकरिंग थीम है नॉवेल्स में, जिसमें लोग अपनी बिलोंगिंगनेस, अपनी अटैचमेंट, अपनी रिलेटिविटी और अपनी एसोसिएशन ढूंढ रहे हैं इन द बैकड्रॉप ऑफ इमिग्रेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। आर्ट एंड क्रिएटिविटी है इनके काम में, तो ओंडाटजी ने क्रिएटिव प्रोसेस को एक्सप्लोर किया है और राइटिंग में इन्होंने पेंट की हैं चीजें, प्रेजेंट की हैं, हमें ड्रॉ की हैं चीजें, बहुत ही आर्टिस्टिक किस्म के एंडेवर्स में। और इनके जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो हम देखें तो वो ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो आर्ट से ताल्लुक रखते हैं, आर्टिस्ट हैं या आर्ट को पसंद करते हैं और इस तरह के काम कर रहे हैं या इस तरह के परसूट्स और एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं जो कि क्रिएटिव नेचर की हैं, ओरिजिनल, इमेजिनेटिव और इंस्पिरेशनल किस्म की, इन जनरल। और ये जो प्रोसेस ऑफ क्रिएशन है ये एक मेटाफर भी बन गया इनकी सेल्फ डिस्कवरी का, कि वो अपने आर्ट के थ्रू और अपनी क्रिएटिव परसूट्स के थ्रू खुद को डिस्कवर करना चाह रहे हैं। कल्चरल हाइब्रिडिटी और जो ऊपर की चीजें हमने देखी हैं उसके पर्सपेक्टिव में, जिसमें डिस्प्लेसमेंट भी है, एक रोल ऑफ मेमोरी है, रोल ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स है और एक जंग के जो आफ्टरमैथ्स हैं उसका। हिस्टोरिकल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट भी इनकी थीम के तौर पे लिया गया है, क्योंकि इनकी जितनी भी स्टोरीज हैं वो स्पेसिफिक हिस्टोरिकल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के अंदर सेट की गई हैं। इनकी जो नॉवेल्स हैं वो डिफरेंट किस्म के हिस्ट्री के पीरियड्स को एक्सप्लोर करते हैं और रीडर देखता है ओंडाटजी के कलम से जो उन्होंने लिखा है वो उस हिस्ट्री का इवेंट या उस पर्टिकुलर पीरियड या उस टाइम को देख रहा होता है। और जो इनके कल्चरल लैंडस्केप्स हैं वो भी बिल्कुल तमाम कैरेक्टर्स की जिंदगियां उन हिस्टोरिकल इवेंट्स के अंदर डिस्प्ले कर रही होती है, यानी कि हम उनकी बुक पढ़ के उस टाइम के लोगों और उस टाइम के कल्चर और उस टाइम में जो कुछ हो रहा था उसके बारे में जान सकते हैं, जो पर्टिकुलर इनकी अंडर डिस्कशन रहा हो। एक्सप्लोरेशन ऑफ प्लेस। इनके नॉवेल्स जो हैं वो फीचर करते हैं बहुत ही विविड और एटमॉस्फेरिक किस्म की डिस्क्रिप्शंस, जिनमें फिजिकल लैंडस्केप्स जो हैं वो इन्होंने बताए हैं, अपनी राइटिंग में पेंट किया है एक फिजिकल सिचुएशन के उस वक्त वहां पे फिजिकली चीजें किस तरह थी। तो जो मंजर कशी है वो इन्होंने लिख के की है। सो कनाडा की वाइल्डनेस हो, मीन्स एक वाइल्ड किस्म की लाइफ, जंगलात की और जो पहाड़ों की और दरियाओं की और नहरों की खूबसूरती है, या नॉर्थ अफ्रीका के डेजर्ट्स हों, या एक अर्बन एनवायरनमेंट हो टोरंटो का जिसमें लोग शहरी जिंदगी गुजार रहे हैं, तो इन्होंने उस सेटिंग को एक सिग्निफिकेंट तरीके से अपने नैरेटिव में कैरेक्टर्स के थ्रू पेंट किया है कि हम पढ़ते हुए भी उस चीज को इमेजिन कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं अपने माइंड के अंदर और उस प्लेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं कि वो जगह कैसी होगी। सो ओवरऑल माइकल ओंडाटजी की जो थीम्स हैं वो रिच हैं, डाइवर्स हैं, उनके अपने एक्सपीरियंसेस को एक ग्लोबल सिटीजनशिप में हमें बताती हैं और एक कीन इंटरेस्ट है कि वो एक्सप्लोर करते हैं ह्यूमन रिलेशनशिप की इंट्रिकेसीज को, उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज को, उसकी आइडेंटिटी को, और फिर उसको ये एक्सप्लोर कर रहे हैं हिस्टोरिकल इवेंट्स के पर्सपेक्टिव में कि किस तरह हिस्टोरिकल इवेंट्स ने इंडिविजुअल्स की जिंदगियों को डिस्टर्ब किया है, ये शेप किया है। ये हमें माइकल ओंडाटजी की राइटिंग में और उनकी थीम्स में नजर आता है। अभी हम माइकल ओंडाटजी का राइटिंग स्टाइल समझने की कोशिश करते हैं। इन्होंने पोएटिक लैंग्वेज एम्प्लॉय की है। ओंडाटजी का जो बैकग्राउंड है उनकी प्रोज में उनकी पोएटिक स्टाइल हमें नजर आता है और जो भी चीजें उन्होंने डिस्क्राइब की हैं वो लिरिकल हैं और पोएटिक हैं। बहुत अटेंशन दी है और केयरफुली इन्होंने लैंग्वेज को एड्रेस किया है और विविड किस्म की, बहुत ओपन और एक्सप्लोरेटरी किस्म की इमेजरी जो है वो दिखाई है हमें। मेटाफर्स का यूज किया है, सिंबोलिज्म का यूज किया है और उन्होंने एक रिच और एक इमर्सिव किस्म का रीडिंग एक्सपीरियंस जिसमें रीडर जो है वो बिल्कुल खो जाता है और डूब जाता है और मीन्स पढ़ते पढ़ते वो एक्चुअल उस सिचुएशन में चला जाता है। तो इस तरह का पोएटिक लैंग्वेज है इनकी।
राइटिंग स्टाइल इनका फ्रेगमेंटेड है, इन्होंने जो अपना नैरेटिव स्ट्रक्चर बनाया है फ्रेगमेंटेड है, पीसेस में है, स्प्लिटेड है और डिसजॉइंटेड है। क्योंकि एक नॉन लीनियर और एक फ्रेगमेंटेड नैरेटिव स्ट्रक्चर है, क्योंकि ज्यादा इनकी मेमोरी बेस्ड चीजें हैं जो कि याददाश्त को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और इनकी स्टोरीज जो है वो में मोज़ेक लाइक फैशन, जिस तरह के डिफरेंट कलर्स के शीशे जोड़ के एक आईना सा बनाया जाता है जो पुराने दौर में खिड़कियों में लगाए जाते थे, मोज़ेक किस्म का एक रिफ्लेक्शन है इसकी, ढेर सारी चीजों को इकट्ठा करके जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है और एक दूसरे से फ्रीक्वेंसी भी और कलर भी उनका मैच नहीं कर रहा, लेकिन ओवरऑल जब वो इकट्ठी हो जाती हैं तो एक बहुत जबरदस्त एक फैशन या हमें एक पर्सपेक्टिव देती हैं। तो इनके इवेंट्स और पर्सपेक्टिव जो भी इन्होंने प्रेजेंट किए हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है, यानी कि जिस तरह टाइम पास हो रहा है उस तरह नहीं है, वो डिसजॉइंटेड है। मींस कभी वो पास्ट में चले जाते हैं, कभी प्रेजेंट में चले जाते हैं, कभी फ्यूचर में चले जाते हैं, फिर कभी पास्ट में चले जाते हैं, इस तरह। सो ये टेक्निक जो इन्होंने एम्प्लॉय की है वो मेमोरी की कॉम्प्लेक्सिटीज, याददाश्त की जितनी भी पेचीदगियां हैं और एक मिस्ट्री की सेंस बनाती है, और एक रीडर जो है वो एक डिस्कवर करता है एक मिस्टीरियस किस्म की सेंस और एक अननोन और एनोनिमस किस्म की सिचुएशन, और एक सीक्रेट है कोई जो वो निकालने की कोशिश कर रहा है। मल्टी फेसेटेड कैरेक्टर्स, अनडाउटेडली के जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं और मल्टी फेसेटेड है। एक कैरेक्टर है लेकिन एट ए टाइम उसे 3-4 किस्म की पर्सनैलिटीज रिफ्लेक्ट होती हैं, तो वो डीप किस्म की उनकी जो साइक्स हैं, उनके जहन में जो चल रहा है, उनके जो खौफ हैं, उनकी जो परेशानियां हैं, ट्रबल्स हैं, जो चीजें उन्हें बॉदर करती हैं, और फिर उनकी इनर थॉट्स जो हैं जो उनके जहन में चल रहा है, उनके ओपिनियंस, उनके व्यूज, उनकी फीलिंग्स, जजमेंट्स, बिलीव्स उनके कैरेक्टर्स के, और उनके इमोशंस, सेंटिमेंट्स, रिएक्शंस, पैशंस और उनके कॉन्फ्लिक्ट्स, मींस वो किस चीज से लड़ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, कौन से एंगेज कहाँ पे हैं वो, क्योंकि वर्ल्ड वार का एक पर्सपेक्टिव था, तो ये सब कुछ हमें एक ही कैरेक्टर के अंदर ये ढेर सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो इनके जितने भी कैरेक्टर हैं वो इजीली उनको हम क्लासिफाई नहीं कर सकते कि वो विलन हैं कि हीरो हैं, प्रोटैगनिस्ट हैं या एंटागनिस्ट हैं, बस वो एग्जिस्ट करते हैं एक ग्रे शेड के अंदर, और वो उनको एक रियलिस्टिक और रिलेटेबल वो बनाता है कि मींस के वो हीरो है या वो जालिम है या उसके साथ जुल्म हुआ है, बस ये डिसाइड करने में ही हम उस चीज को एंजॉय कर रहे होते हैं। सिनेमैटिक क्वालिटी है ओंडाटची की, सो इनकी जो राइटिंग है वो सिनेमैटिक है, विजुअल क्वालिटी है उसमें, और वो एक सेटिंग और एक कैरेक्टर को जिंदगी देते हैं, तो उसको सिनेमा में भी प्रेजेंट किया जा सकता है, या कम से कम जब आप पढ़ेंगे तो आपके ज़हन के अंदर एक पिक्चर और एक इमेजरी बन रही होगी। सो ये इन्फ्लुएंस्ड है उनके एक्सपीरियंसेस फिल्म मेकिंग के, क्योंकि वो इन्वॉल्व रहे हैं मूवीज बनाने में भी और शोबिज में भी उनका रहा है ताल्लुक, और फिल्म मेकिंग के प्रोसेस में वो रहे हैं, तो ये वो तमाम एक्सपीरियंसेस वो अपनी राइटिंग में लेके आए हैं। एक्सप्लोरेशन ऑफ थीम्स थ्रू सिंबॉलिज्म, तो इन्होंने तमाम थीम्स को अपने वर्क्स में थ्रू सिंबॉलिज्म एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। सो इनके जो सिंबल्स हैं, इनके जो मोटिव्स हैं, इनकी जो थीम्स हैं, मोटिव्स मींस सब्जेक्ट्स, आइडियाज, टॉपिक्स जो उन्होंने डिस्कस किए हैं, वो एक डीपर मीनिंग देते हैं हमें थीम्स के बारे में। जितने भी ऑब्जेक्ट्स, जितनी भी प्लेसेस, ये एक स्पेसिफिक कलर जो इन्होंने यूज किया है वो सिंबलाइज करता है, और वो एक वेट डालता है, एक वजन डालता है इनके नैरेटिव में, इनके नैरेटिव को मजीद मजबूत बनाता है। एक्सप्लोरेशन ऑफ द कल्चरल एंड हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट, ओंडाटची ने अपनी राइटिंग में बहुत डीपली कल्चर को हैंडल किया है, हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट को हैंडल किया है, और उन्होंने एक्सप्लोर किया है कि हिस्ट्री के इवेंट्स इंडिविजुअल्स को और कम्युनिटीज को किस तरह अफेक्ट करते हैं, और उन्होंने अपने काम में ये इनसाइट्स दिए हैं कि कल्चरल लैंडस्केप जो होते हैं और जो सेटिंग्स होती हैं वो किस तरह पोर्ट्रे की गई हैं और किस तरह वो हर इंडिविजुअल और उस कम्युनिटी को अफेक्ट कर रही हैं, जो कि उन्होंने अपनी राइटिंग में हैंडल किया है। बहुत ज्यादा सेंसरी डिटेल है और बहुत अटेंशन दी है इन्होंने सेंसेस को, तो ओंडाटची ने बहुत ही मेटिकुलस किस्म की अटेंशन दी है सेंसरी डिटेल को। मेटिकुलस मींस केयरफुल, बहुत ही थॉरो किस्म की और बड़ी पेन्स टेकिंग, बहुत इन्होंने मेहनत की है इसके ऊपर, और इन्होंने रीडर के लिए इस तरह की साइट्स, नज़ारे बनाए हैं, इस तरह की साउंड्स प्रोड्यूस किए हैं, इस तरह की स्मेल्स और इस तरह के टेक्सचर्स वो लाए हैं अपनी राइटिंग के अंदर, कि जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपको उससे खुशबू भी आएगी, आपको वो आवाज़ महसूस होगी, आपको वो नज़ारा नजर आएगा, और वो टेक्सचर आप फील कर सकेंगे कि वो रफ है कि कोर्स है। इस तरह की राइटिंग है इनकी। तो ये जो सेंसरी रिचनेस है ये कंट्रीब्यूट करती है एटमॉस्फेरिक क्वालिटी में, कि वो आपको अगर किसी चीज से लुत्फ देना चाहते हैं, प्यार करवाना चाहते हैं, तो आपकी उसकी खूबसूरती फील करेंगे आप, और अगर वो आपको किसी चीज से डराना चाहते हैं या कोई ट्रॉमा दिखाना चाहते हैं तो आपको डर लगेगा, खौफ लगेगा और सहम जाएंगे आप वो चीज पढ़ के। इंटरवीविंग ऑफ आर्टिस्टिक थीम्स, सो आर्टिस्टिक थीम्स जो हैं लिटरेचर में, पेंटिंग, म्यूजिक, ओंडाटची ने हर किस्म की चीज अपने नैरेटिव में लाई है,
उनके कैरेक्टर्स जो हैं वो आर्टिस्ट भी हैं और वो क्रिएटिव परसूट्स में इन्वॉल्व भी हैं, और वो एक क्रिएटिव प्रोसेस है जो सेंट्रल थीम बन जाता है, जिससे हम कैरेक्टर के अंदर की जिंदगी और उसके अंदर चल क्या रहा है, ये वो फील क्या कर रहा है, उसके इमोशंस क्या हैं, उसके एस्पिरेशंस क्या हैं, वो हम फील कर सकते हैं। सो ओवरऑल माइकल ओंडार्टी जो है, इनका राइटिंग स्टाइल कैरेक्टराइज्ड बाय पोएटिक एलिगेंस है, इनकी नैरेटिव इन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन की है, एक नया तजर्बा किया है, डीप किस्म की एंगेजमेंट है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस की, और इनमें एबिलिटी है कि ये ब्लेंड कर सकते हैं डिफरेंट किस्म के जॉनर्स को, पोएटिक प्रोज मिक्स किया है इन्होंने, और एक क्रिएटिव इमर्सिव एटमॉस्फेरिक है, एक दुनिया बनाई है इन्होंने जो कि कंट्रीब्यूट करती है उनकी रेपुटेशन में, और हाईली इन्फ्लुएंशियल और सेलिब्रेटेड ऑथर बनाती है इनको अपने कंटेम्प्रेरी लिटरेचर में। Now we'll discuss the literary works of Michael Ondaatje. 1967 में एक पोएटिक वर्क है इनका, द डेंटी मॉन्स्टर्स। ओंडाटजी की डेब्यू पोएट्री है, इन्होंने स्टार्ट किया है इससे, और ये रिफ्लेक्ट करती है और एक्सप्लोर करती है सिंबोलिज्म को और सरियलिज्म को। सरियलिज्म एक 20th सेंचुरी मूवमेंट है आर्टिस्ट की और राइटर्स की, जो डैडीइज्म से इवॉल्व हुई है। ये एक फैंटास्टिक किस्म की इमेजेस यूज करते हैं और एक जुक्सटापोजिशंस हैं इनकी, और एक अनकॉन्शियस थॉट्स को और ड्रीम्स को रिप्रेजेंट करते हैं एक दूसरे के ऊपर पोजीशन करके। जुक्सटापोज मींस एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी चीजें तरतीब से लगाते हैं। और सिंबोलिज्म भी 19th सेंचुरी की एक मूवमेंट है जिसमें वो एब्स्ट्रैक्ट चीजों को एक्सप्रेस करते हैं और मिस्टिकल आइडियाज को सैम्बल्स के थ्रू और इमेजेस के थ्रू रिफ्लेक्ट करते हैं। और इनकी जो पॉइंट्स हैं उनमें जो डिफरेंट थीम्स एम्प्लॉय की उन्होंने, आइडेंटिटी है, लव है, और ह्यूमन रिलेशनशिप की कॉम्प्लेक्सिटीज है, मीन जनरली जो हमने ऊपर थीम्स डिस्कस की हैं वो। 1973 में रैट जेली के नाम से अगेन इनका एक और पोएटिक वर्क है जिसमें इन्होंने डिस्टिंक्टिव वॉइस रिप्रेजेंट की है, शोकेस की है। सो इस पोएम में भी उनका एक एक्सपेरिमेंटल स्टाइल है और एक विविड इमेजरी है, और रूटीन से हटके इन्होंने राइटिंग में एक नया नैरेटिव एक्सपेरिमेंट किया है, और इसमें एक ब्लेंड है पर्सनल और पॉलिटिकल थॉट और प्रोसेस का। 1970 में प्रोज और पोएट्री का एक मिक्सचर है, द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ बिली द किड। एक यूनिक ब्लेंड है ये प्रोज का और पोएट्री का, और ये री इमेजिन करती है अमेरिकन आउटलॉ बिली द किड, मींस के एक कोई क्रिमिनल है जिसकी लाइफ को री इमेजिन किया है इन्होंने, आउटलॉ क्रिमिनल। अगेन ओंडाटजी का जो फ्रेगमेंटेड नैरेटिव है और स्टाइल है जिसमें उन्होंने पोएटिक लैंग्वेज को अप्लाई किया है और एक डिसजॉइंटेड वे से इन्होंने चीजों को रिप्रेजेंट किया है, एक विसरल और एक एटमॉस्फेरिक पोर्ट्रे किया है ओल्ड वेस्ट का, कि पुराने दौर में मगरिब कैसा था। सो विसरल इज बेसिकली एक obtained through intuition rather than from reasoning or observation. So intuition means इसमें रैशनल प्रोसेसेस इन्वॉल्व नहीं होते, मींस ज़हन से सोचे बगैर, एक तो होता है ना ज़हन से सोच के हमने कुछ किया। विसरल मींस कि नॉट फ्रॉम द रैशनल पार्ट ऑफ द माइंड। देन 1967 में इन्होंने एक नॉवल लिखा कमिंग थ्रू स्लॉटर। सो ये एक्सप्लोर करता है, एक बड़ी बोल्डन कॉर्नेटिस्ट हैं। कॉर्नेटिस्ट एक कॉर्नेट एक इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और जो जैज म्यूजिक है उसकी एक लाइफ को इन्होंने एक्सप्लोर किया है। और इनका जो नैरेटिव है ये कैरेक्टराइज कर रहा है, अगेन फ्रेगमेंटेड स्ट्रक्चर है ये, और एक मिक्स ऑफ हिस्टोरिकल फैक्ट है और एक फिक्शनलाइज्ड एलिमेंट है, फिक्शनल भी है और इसमें हिस्ट्री के एलिमेंट्स भी इन्वॉल्व हैं। लेकिन इनकी जो थीम्स हैं वो क्रिएटिव हैं, उसमें अगेन आइडेंटिटी है, मैडनेस है, और ये तीनों थीम्स ऑफ मैडनेस, थीम ऑफ आइडेंटिटी और थीम ऑफ क्रिएटिविटी, ये कमिंग थ्रू स्लॉटर सेंट्रल थीम्स हैं इसकी। 1982 में इन्होंने रनिंग इन द फैमिली एक मेमोयर लिखी है। अगेन ये मेमोयर एक्सप्लोर करती है इनकी अपनी फैमिली की हिस्ट्री श्रीलंका में, और फिर इसकी पर्सनल इनकी एनेक्डोट्स उसमें इन्होंने शामिल किए हैं। एनेक्डोट्स मीन छोटी छोटी स्टोरीज, छोटी छोटी कहानियां, स्केचेस और नैरेटिव्स अपने बयान किए इन्होंने, और हिस्टोरिकल फैक्ट्स बताए हैं, और एक इमेजिनेटिव तरीके से कहानी सुनाई है अपनी। और इनका ये जो काम है ये एक फैसिनेशन है जो रिफ्लेक्ट करती है अगेन आइडेंटिटी की कॉम्प्लेक्सिटीज को, और कलोनियल हिस्ट्री का इम्पैक्ट इन्होंने बयान किया इसमें, और किस तरह कलोनियलिज्म ने इंडिविजुअल्स को और फैमिलीज को डिस्टर्ब किया है, उसका एक इन्होंने मिक्सचर बनाया है इस मेमोयर में। मेमोयर मींस बायोग्राफी, हिस्ट्री, क्रॉनिकल। 1987 में इन्होंने एक नॉवल लिखा है इन द स्किन ऑफ अ लायन। ये टोरंटो में 20th सेंचुरी में सेट हुआ है, और ये नॉवल भी इमिग्रेंट्स की लाइफ के आसपास घूमता है, और उनका एक क्रूशियल रोल दिखाता है कि वो किस तरह सिटी को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं एज ए इमिग्रेंट। और एक नैरेटिव है जो एक मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स को अपने अंदर समोए हुए है, और एक स्टोरीज हैं जिनको ओवरलुक करता है, और एक अर्बन लैंडस्केप के अंदर मुख्तलिफ कैरेक्टर्स की स्टोरीज को एक मेमोरी की शेप में दिखा रहे हैं, जिसमें
ये एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को कहानियां सुना रहा है और उससे नावल आगे डेवलप हो रहा है। 1992 में इन्होंने जो नावल लिखा था इंग्लिश पेशेंट, वर्ल्ड वॉर टू के पर्सपेक्टिव में, वर्ल्ड वॉर टू के एंड में इटली में ये सेट किया गया है नावल, और ये एक्सप्लोर करता है 4 इंडिविजुअल्स की जिंदगियां जो कि जंग से डरे हुए हैं, स्केयर्ड बाय द वॉर, और फिर उनका जो रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ। और नावल जो है इसने बुकर प्राइज भी जीता है फिक्शन का, और बाद में एकेडमी अवार्ड विनिंग फिल्म भी बनी है इसके ऊपर। 2000 में अ नील्स घोस्ट एक नावल इन्होंने लिखा है जो कि श्रीलंका में सेट है। सिविल अनरेस्ट जब थी श्रीलंका के अंदर, एक सिविल नाफरमानी, एक बेचैनी थी, एक पॉलिटिकल अनरेस्ट थी, उसमें ये नावल लिखा गया है। और ये जिसमें प्रोटैगनिस्ट है अनिल टिसेरा, वो फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट मींस एक साइंटिस्ट है जो ह्यूमन की हिस्ट्री को देखता है, और फोरेंसिक मींस एक अप्लाइड इन्वेस्टिगेशन। वो अपने होमलैंड में, अपने घर में वापस आता है और इन्वेस्टिगेट करता है कि किस तरह ह्यूमन राइट्स अब्यूज किए गए हैं, इंसानों के साथ क्या जुल्म किए गए हैं। और ये नावल भी एक्सप्लोर करता है वायलेंस की थीम्स को, आइडेंटिटी की थीम्स को, और सच की तलाश में अनिल घूम रहा है। डीवी सेटीरो 2007 में इन्होंने एक नावल लिखा है, और ये एक्सप्लोर करता है 3 कैरेक्टर्स की जिंदगियां जिनकी डेस्टिनीज आपस में मिक्स हैं, मिली हुई हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। और इसका जो नैरेटिव है वो मल्टीपल किस्म की डेकेड्स और लोकेशंस, मुख्तलिफ लोकेशंस पे और मुख्तलिफ जमानों में ये पूरा एक नैरेटिव फैला हुआ है। और ये अगेन एग्जामिन करता है प्यार, लव की थीम, बिट्रेल, धोखा, बेवफाई की थीम, और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पास्ट एक्शंस के, पुराने जो एक्शंस आपने किए हैं वो किस तरह उनकी कॉन्सिक्वेंसेज आपको या उनके आफ्टरमैथ आपको फेस करना पड़ रहा है, इन थीम्स को एक्सप्लोर करता है। 2018 में इन्होंने नावल लिखा है वार लाइट। अगेन पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू लंदन में इसको सेट किया गया है वार लाइट, और 2 सिबलिंग्स हैं जिनको वालिदैन छोड़ के चले गए हैं, और एक मिस्टीरियस किस्म की कोई फिगर है जिसके हवाले कर गए हैं उनको। और नावल एक्सप्लोर करता है इसमें सीक्रेसी को, ट्रस्ट को, और लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट ऑफ वॉर ऑन इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज के। जंग ने कितने दूर रस और कितने लंबे अरसे तक अफराद के ऊपर और खानदानों के ऊपर असर छोड़ा है, जिसमें ट्रस्ट और सीक्रेसी के एलिमेंट्स जो है उनको एक्सप्लोर किया गया है वार लाइट में। ये ओंडाटजी के कुछ मेजर काम थे, और भी इनकी बहुत सी पोइम्स हैं, एसेस हैं, और इन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया है लिटरेचर को वो मौजूद हैं। तो इनकी जो राइटिंग है ओवरऑल उसमें पोइट्री भी है, प्रोज भी है, इंट्रिकेट स्टोरी टेलिंग है इनकी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स किस्म की इन्होंने स्टाइल लिया है, और बहुत ही जबरदस्त किस्म की कीन एक्सप्लोरेशन है इनकी ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटीज को, उनके रिलेशनशिप को, और उसका कनेक्शन हिस्टोरिकल इवेंट्स के साथ इन्होंने अपने रीडर्स तक पहुंचाया है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच।